हेलो दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल PhD साइकोलॉजी हेल्प्स डेली बाय पवन गुगरी में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हमारा इस चैनल का मुख्य उद्देश्य साइकोलॉजिकल फिट इंडिया बनाना है। जो भी अब हमारे इस चैनल का व्यूअर और सब्सक्राइबर है, उन सभी को पता ही है कि हमारा इस चैनल पे ऑलरेडी हम साइकोलॉजी के बारे में स्टेप बाय स्टेप जान रहे हैं और साइकोलॉजी के अलग अलग सीरीज के रूप में आप तक नॉलेज शेयर करने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, मेरे अध्ययन के अनुसार साइकोलॉजी के बारे में जो कुछ भी नॉलेज है, मैं आप तक शेयर करने का प्रयास कर रहा हूँ। और उसी के साथ दोस्तों, हम इस चैनल पे ऑलरेडी पहला सीरीज शुरू कर चुके हैं, जिस सीरीज़ का नाम है बेसिक्स ऑफ साइकोलॉजी। उस सीरीज़ का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का पार्ट 1 ऑलरेडी हम हमारे इस चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, उस वीडियो के बारे में मैं ज़्यादा बात करके यहाँ पे समय गंवाना नहीं चाहूँगा, क्योंकि आपका और मेरा दोनों का समय बहुत ही बेशकीमती है। मैं इस वीडियो में अभी बात करने वाला हूँ चैप्टर 2 का पार्ट 2, व्हाट इज़ माइंड। चैप्टर 2 व्हाट इज़ माइंड और पार्ट 2 है ग्रीस एंड इजिप्ट पर्सपेक्टिव। इजिप्ट और ग्रीस के मन के बारे में दृष्टिकोण क्या है, इसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। दोस्तों, प्राचीन काल से ही मनुष्य नींद, जागरण और सपनों जैसी बातों के बारे में सोचता आ रहा है। और उसी के साथ दोस्तों, अगर इजिप्ट की बात करें तो यहाँ प्राचीन काल से ही मृत्यु के बाद व्यक्ति का दिल लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता था, और लेकिन दिमाग को नष्ट किया जाता था। दोस्तों, तब इजिप्ट में नाक के पीछे खोपड़ी में एक बड़ा छेद करते थे और साथ उसी के साथ मस्तिष्क को कुचल कर निकाल देते थे, एक उसे फेंक देते थे। अगर वे ऐसा नहीं करते तो दिमाग का हिस्सा सड़ जाता। इसीलिए वो क्या करते थे, इसीलिए वे उसे काट देते थे। उस समय के इजिप्ट के सर्जनों ने जो लिखा था, उसमें हम देख सकते हैं कि उस समय लोगों की मस्तिष्क और मन के बारे में सोच क्या थी। और मनुष्य को ये समझने में हजारों साल लग गए कि हमारे शरीर में हृदय से भी या उससे भी अधिक महत्वपूर्ण चीज हमारा मस्तिष्क होता है। ये समझने में इंसान को हजारों साल लग गए। और एडविन स्मिथ इस इजिप्ट के इतिहासकार द्वारा लिखित 3700 साल पुराना उनका एक दस्तावेज है, जिसे एडविन स्मिथ पेपिरस भी कहते हैं। और इसमें संदर्भ मिलता है कि इस दस्तावेज में सिर को चोट लगी 48 मरीजों का विवरण है, जिसमें मस्तिष्क का आवरण और मस्तिष्क में जो कार्य होता है उसके बारे में कहा है। और उसके बाद न्यूरोलॉजिकल वर्ड में कहते हैं सेरेब्रोस्पाइनल और मेमरस भी कहा जाता है। इसके द्रव के बारे में जानकारी थी। इस पेपिरस में लिखा था कि अगर मस्तिष्क के एक साइड में अगर चोट लगी हो तो व्यक्ति के शरीर के अपोजिट साइड में या उसके विरुद्ध साइड में पूरा शरीर ढीला पड़ जाता है या पैरालिसिस हो जाता है। दोस्तों, साथ उसी के साथ इसमें किसी खास जगह पर दिमाग में चोट लगने के कारण पढ़ने में दिक्कत भी हो सकती है। ईसा 1860 में डॉक्टर पॉल प्रे ब्रोका इन्होंने बताया कि हमारे हमारे दिमाग का कौन सा हिस्सा वाचा को नियंत्रित करता है। और लेकिन इसके बारे में 5000 साल पहले इजिप्शियनों ने इसके बारे में बताया था। दोस्तों, इजिप्ट का मनोविज्ञान बहुत ही व्यापक और बहुत ही गहरा है। इसके बारे में मैं भी बहुत कुछ बातें करना चाहता हूँ, लेकिन इस एक ही वीडियो में इसे पूरा कवर नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आप चाहते हो तो मैं इसके बारे में एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा और इसके बारे में हम उसमें बात करेंगे। दोस्तों, अब हम बात करेंगे मनोविज्ञान के बारे में। ग्रीक दार्शनिकों के विचार क्या थे। ग्रीक दार्शनिकों ने मनोविज्ञान के बारे में महत्वपूर्ण विचार दिए हैं। अगर हम इसको जानेंगे तो ये बहुत ही हमें उपयोगी पड़ सकते हैं। दोस्तों, कुछ विचार आज भी इस जमाने भी ये बात लागू पड़ते हैं। दोस्तों, ग्रीक, इसे हम यूनानी भी कहते हैं, यूनानी विचारकों में अनेक विषयों पर मतभेद थे, लेकिन परंतु आत्मा के विषय में उनका मत एक ही था। ग्रीक मनोविज्ञान आत्मा पर विचार किए बिना आगे नहीं बढ़ सकता। ग्रीक लोग आत्मा विचार को लेके ही उनका साइकोलॉजी पूरा होता है, इसीलिए वो आत्मा इस शब्द को कभी भी नहीं छोड़ सकते। दोस्तों, ग्रीक में आत्मा को साइकी कहा जाता है। आत्मा साइकी और अध्ययन को लॉजिया इसे कहा जाता है। आत्मा का अध्ययन यानी साइकोलॉजी मनोविज्ञान कहा जाता है। दरअसल साइकोलॉजी शब्द सबसे पहले जर्मन दार्शनिक रोडोल्फ गॉकेल इन्होंने यूज किया था, लेकिन क्रिस्टियर वोल्फ इस दार्शनिक ने इसे लोकप्रिय किया। और यूनानियों, ग्रीकों का मानना था कि जब कोई व्यक्ति मरता है तब भी उसका आत्मा अमर होती है। जब मनुष्य जागरूक होता है तो उसकी गतिविधियों, विचारों और कार्यों को आत्मा द्वारा नियंत्रित किया जाता है। लेकिन वे कहते हैं कि जब वो सोता है
तो उसकी आत्मा उसके शरीर से निकल जाती है और जिससे उसकी गतिविधियों में, विचारों या सपनों पर उसका नियंत्रण नहीं होता। यूनानी ग्रीक विचारकों में भी मस्तिष्क, आत्मा और मन के बारे में उत्सुक थे। और अब हम बात करेंगे ईसा पूर्व 510 कालखंड में एक दार्शनिक हुए थे, अल्क्मेओन नाम का। एक दार्शनिक था, पाइथागोरस का छात्र था। उन्होंने ही सबसे पहले विच्छेदन, पोस्टमार्टम का विचार प्रस्तुत किया था। वो मस्तिष्क के महत्व को अच्छे से समझ गए थे। उन्होंने अपने अध्ययन से पाया है कि हमें जो चेतनाएं, सेंसेशंस होती है, उसका केंद्र मस्तिष्क में होती है। जब उन्होंने एक जानवर की आँख निकाली और पता लगाया कि संदेश आँख से कैसे और कहाँ तक जाता है, तो उन्होंने महसूस किया कि ये संदेश मस्तिष्क तक जाता है और इसके बारे में वो खोज कर पाए। दोस्तों, अब हम अगले दार्शनिक के बारे में बात करेंगे जिनका नाम है हिप्पोक्रेटिस। हिप्पोक्रेटिस, इनका कालखंड है 460 से 377। ये एक ग्रीक चिकित्सक थे। हिप्पोक्रेटिस को आधुनिक चिकित्सा का जनक भी माना जाता है। हिप्पोक्रेटिस भी मस्तिष्क को हृदय से अधिक या उससे भी महत्वपूर्ण मानते थे। मस्तिष्क से ही हमारे अंदर सुख, दुख, दर्द, खुशी, हंसी, नफरत और इन जैसे भावनाएं उत्पन्न होती है। हम मस्तिष्क के कारण ही सोच पाते हैं और देख पाते हैं, सुन पाते हैं। ये सुंदर और कुरूप या सुखद या दुखद, इसके बारे में पता लगाते हैं। ये जो भी है, बुरे और भले चीज़ के बीच अंतर कर पाते हैं। हम पागल है या समझदार है, हम किस चीज़ से डरते हैं और चिंता करते हैं, हमें नींद क्यों आती है और आती है तो कब और कैसे आती है। हिप्पोक्रेटिस ने कहा है कि हम चीज़ों को कैसे भूल जाते हैं और उसे याद करते हैं, इसका रहस्य मस्तिष्क में ही होता है। दोस्तों, ये बहुत ही आश्चर्य की बात है कि उस जमाने में ना ही कोई आधुनिक प्रयोगशालाएं थी, ना ही कोई उपकरण थे। इसके बिना भी खोज कर पाए कि मस्तिष्क ही मन का केंद्र बिंदु है। ये बहुत ही बड़ी बात है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे अगले दार्शनिक के बारे में जिनका नाम है डेमोक्रिटस। इन्होंने इनका कालखंड है ईसा पूर्व 460 से 362। उसी समय के डेमोक्रिटस नाम के एक बहुत ही फेमस, प्रख्यात दार्शनिक थे। वे बहुत ही अपने आसपास के लोगों की गलतियों और पागलपन में रसा करते थे, इसलिए उन्हें लॉफिंग फिलोसोफर भी कहा जाता था। उसी ने सारी चीज़ें परमाणुओं से बनी है ऐसे ऐसे कहा। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उस वस्तु के कुछ परमाणु उस वायु के परमाणुओं पर अपनी छाप छोड़ते हैं जिसके साथ वे संपर्क में होते हैं। वे हवाओं के अनु यात्रा करते करते हमारी आंखों तक आ पहुँचते हैं और हमारे मन को प्रभावित करते हैं। तब जाकर हम किसी चीज़ को देख पाते हैं, ऐसा उनका कहना था। हालांकि आज इसके बारे में इनकी थ्योरी गलत साबित हुई है, लेकिन हवाओं में परमाणु की जगह प्रकाश की कण यानी किरण, प्रोटॉन्स प्रवाहित होते हैं, ये सच है। दोस्तों, डेमोक्रिटस ने कहा कि मस्तिष्क मानव शरीर का केंद्र बिंदु है और ये हमारे सभी कार्यों और विचारों को नियंत्रित करता है, रक्षण करता है। दोस्तों, अब हम आगे बात करेंगे एक बहुत ही फेमस दार्शनिक थे जिनका नाम है सोक्रेटिस। इनका कालखंड है ईसा पूर्व 469 से 399 तक। सोक्रेटिस को सुकरात भी कहा जाता है। सुकरात एक बहुत ही महान यूनानी यानी ग्रीक दार्शनिक थे। उनके सुप्रसिद्ध शिष्य प्लेटो के संवादों से हम सुकरात के विचारों को समझ सकते हैं। सवाल पूछकर जवाब ढूंढना और उस जवाब पर चिंतन करना और उस पर विचार करना, ये तरीका जो है वास्तव में जैनों का है। इसे अंग्रेजी में डायलेक्टिक्स भी कहा जाता है। सुकरात ने उसी विधि को अपनाया और फिर उसे विकसित किया। और सुकरात का मानना था कि हमारे पास एक आत्मा है जो शरीर और मस्तिष्क से, ये दोनों से अलग है। ये मृत्यु के बाद भी जीवित रहती है। दोस्तों, यहीं पर मन और वस्तु यानी माइंड एंड मैटर, इसका द्वंद्व खड़ा हुआ। दोस्तों, अब हम आगे बात करेंगे प्लेटो के बारे में। प्लेटो एक बहुत ही महान दार्शनिक थे। ये प्लेटो सुकरात के सबसे बड़े और सबसे महान प्रसिद्ध शिष्य थे। उनका जन्म 427 ईसा पूर्व में एक प्रतिष्ठित और कुलीन परिवार में जन्म हुआ था। उनका असली नाम एरिस्टोटल था, लेकिन प्लेटो के कंधे चौड़े थे। ग्रीक भाषा में प्लेटोन यानी चौड़ा ऐसे कहते हैं, इसीलिए उनका नाम प्लेटो पड़ गया। प्लेटो कुश्ती खेलने में अच्छा था और वो दिखने में भी बहुत ही सुंदर था, हैंडसम था। उसके पीछे युवक और युवतियों का झुंड रहता था।
वो कविताएं भी लिखता था। एक बहुत बड़ा कवि बनने का उसका सपना था। 20 वर्ष की उम्र में जब वो कविताएं लिखता था, तब एक प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए जा रहा था, ऑडिशन के लिए जा रहा था। तो उसी रास्ते पे एक बार सुकरात का भाषण हो रहा था। उस भाषण को वो सुनते बैठ गया और सुन के इस भाषण से वो इतना प्रभावित हुआ कि वो अपने सारी कविताएं जला डाला और सुकरात का शिष्य बन गया। दोस्तों, ईसा पूर्व 447 और 80 वर्ष की आयु तक, अपनी मृत्यु तक 41 वर्ष तक प्लेटो ने अपने छात्रों को सुकरात के संवादों, डायलॉग्स और भाषण, स्पीच इसका उपयोग करके बगीचों में फिरते फिरते, टहलते हुए छात्रों को सिखाते थे। और प्लेटो के 35 संवाद प्रसिद्ध है, जिसमें कुछ मनोविज्ञान के बारे में भी बात किया है। प्लेटो का मानना था कि अपना कारण अपने दिमाग में और अपनी आत्मा अपने दिल में और अपना भूख अपने पेट में है, और इनको ये सभी चीज़ रीढ़ की हड्डी में मज्जा से एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और विडंबना यह है कि प्लेटो का मानना था कि हमारी भावनाएं हमारे रक्त वाहिकाओं के माध्यम से बहती है। हमारी यादें मोम के ब्लॉक की तरह होती है। यदि हम उस पर कुछ लिख दें तो जैसे जैसे वो बनता है हमारी याददाश्त बनी रहती है, और जैसे जैसे वो मोम पिघलता है तो हमारी याददाश्त चली जाती है। ऐसा प्लेटो का मानना था। वो कहते थे कि हम अपने अनुभव को अपने दिमाग के कोरे स्लेट पर लिखते हैं और उसी के कारण हमारा ज्ञान बढ़ता है। प्लेटो आत्मा में विश्वास रखता था, जिसे आज हम मन कहते हैं। प्लेटो ने उसे आत्मा कहा है। दोस्तों, हमारी आत्मा हमारे शरीर से अलग चीज़ है। तो उन्होंने कहा कि भले ही हमारा शरीर नष्ट हो जाए, लेकिन आत्मा, मन जीवित रहती है। हमारे भारत में आत्मा अमर है ऐसे भी कहा जाता है। दोस्तों, लगभग वो भी कुछ ऐसा ही है। लेकिन प्लेटो को लगता था कि हमारी बुद्धि हमारे सिर में रहती है। प्लेटो ने मनोविज्ञान में भी भूमिति, ज्योमेट्री को लाया। उनके अनुसार गोलाकार ही पूर्ण आकार, परफेक्ट आकार है। इसलिए मानवीय सिर आमतौर पर गोल होता है, और इसीलिए मस्तिष्क ही हमारे मन को नियंत्रित करता होगा, ऐसा उनका राय सही था। लेकिन ये एक बहुत ही अजीब तर्क से बताया गया था। दोस्तों, अब हम बात करेंगे एरिस्टोटल, जिनको हिंदी में अरस्तु भी कहते हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। ये एक बहुत ही महान दार्शनिक थे। तो ये प्लेटो के ही शिष्य थे। अरस्तु ने प्लेटो के पास 20 वर्ष का अध्ययन किया, लेकिन बाद में इनके बीच दूरियां बढ़ गई। बाद में स्वतंत्र विचार व्यक्त करने लगे। उन्होंने खगोल विज्ञान, भौतिक विज्ञान, नीतिशास्त्र, धर्मशास्त्र, सौंदर्य शास्त्र, जीवन विज्ञान, जीव विज्ञान, राजनीति विज्ञान में गहराई से अध्ययन किया। पश्चिमी दार्शनिकों में अरस्तु जैसा प्रभावशाली विचारक और दार्शनिक कभी नहीं हुआ। उन्होंने मनोविज्ञान से जुड़ी कई चीज़ें जैसे स्मृति, संवेदना, प्रेरणा, भावना, व्यक्तित्व, इन पर टिप्पणी की। एरिस्टोटल कहते थे कि शरीर और आत्मा, इसका अस्तित्व अलग अलग है, और आत्मा सभी मानवीय विचारों का मूल है। आज का गेस्टाल्ट साइकोलॉजी अरस्तु के विचारों पर आधारित है। दोस्तों, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में किसी भी चीज़ के समग्र को, आकार को, रूप को महत्व दिया जाता है। केवल विभिन्न आकारों जैसे बिंदुओं, रेखाओं और वृत्तों में अंतर बहुत नहीं है। संक्षेप में, अगर कोई चीज़ है तो कई हिस्सों में बनी है, तो उसे हिस्सों को जोड़ने मात्र से हम मूल चीज़ को नहीं पा सकते। तो एरिस्टोटल का एक बहुत ही फेमस कोट्स है, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है, द ऑल इज ग्रेटर देन सम ऑफ इट पार्ट्स। अरस्तु हृदय को मस्तिष्क से अधिक महत्वपूर्ण मानता था, और कीड़े, लावा, शेलफिश ऐसे अनेक निचले जानवरों में धड़कते हुए दिल को जैसे अंग देखा था, लेकिन ये स्पष्ट नहीं हो रहा था कि इन जानवरों के पास दिमाग होता है। इन सभी जानवरों के शरीर की सारी रक्त, इनकी वाहिकाएं हृदय की ओर दौड़ रही थी, और इन्होंने जानवर के हृदय को छू कर देखा तो एक झटके जैसा महसूस हुआ। लेकिन जब इन्होंने दिमाग को छू के देखा तो कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। एरिस्टोटल ने और एक अध्ययन किया था। मुर्गे का सिर काटने के बाद भी कुछ समय तक जीवित रहता है, ये उन्होंने देखा था। तब तो उन्हें ये पक्का हो गया कि हृदय ही दिमाग से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, और ये शरीर को भी नियंत्रित करता है। तो उन्हें विश्वास हो गया कि इसमें ही हमारी आत्मा रहता है। मानवीय संस्कृति पर अरस्तु का प्रभाव इतना गहरा पड़ गया कि आज भी लोग अपने मन या भावनाओं का संबंध हृदय से, दिल से जोड़ते हैं। तभी तो प्रेमी लोग एक दूसरे को दिल देकर बैठते हैं। दोस्तों, याददाश्त के बारे में अरस्तु के विचार बहुत ही शानदार थे। तो इसके बारे में हम जानेंगे तो हमें पता चलेगा। जब हमारी स्मृति या याददाश्त गीली होती है तो हम चीज़ें याद रखते हैं,
और जब वो सूख जाते हैं तो हम उन्हें उन चीज़ों को भूल जाते हैं। इसके अलावा जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, इस स्मृति की सतह आकार बदल जाती है और बच्चा चीज़ों को भूल जाता है। दोस्तों, वे अपनी पुस्तक डी एनिमा, इसमें वे प्रेरणा और व्यक्तित्व यानी मोटिवेशन और पर्सनैलिटी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, अब हम अगले दार्शनिक के बारे में बात करेंगे। इनका नाम है गैलन। गैलन इनका कालखंड है ईस्वी सन 130 से 200। और गैलन नाम का एक प्रसिद्ध डॉक्टर और वैज्ञानिक हुए थे और ग्रीस और रोम में इन्होंने कार्य किया। गैलन के दृष्टिकोण से अध्ययन से मन के बारे में उनका राय क्या था, इसके बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों, जब गैलन अपने मस्तिष्क में ही मन छिपाए ऐसा कहते थे, उस समय किसी और व्यक्ति के शरीर का चीरफाड़ करना यानी मृत्यु के बाद उस व्यक्ति का अपमान माना जाता था। इसीलिए उन्होंने कई सुअरों, बंदरों और मवेशियों जैसे प्राणियों का चीरफाड़ की और सुअर के मस्तिष्क से विभिन्न अंगों यानी वहाँ तक जाने वाले मोटर नर्व्स और उन संवेदित अंगों, इसके लिए उपयुक्त सेंसरी नर्व्स, इसको भी काट डाला। जब उन्हें काटा गया तो उन पर पड़ने वाले प्रभावों या असर का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, ऑब्जर्वेशन किया। रीढ़ की हड्डी से आने वाली नसों को एक एक करके वे नसों को काटते गए। गैलन ये देखना चाहता था कि कौन सा नस काटने पर शरीर के कौन से हिस्से पर असर पड़ता है। तो उन्होंने देखा कि अगर स्वर तंतुओं तक जाने वाली नसों को काट दे तो कोई आवाज़ नहीं हो सकती। रोम में उस समय तलवार चलाने का खेल चलता था, जिसको ग्लैडिएटर्स भी कहा जाता है। इन ग्लैडिएटर्स योद्धाओं को जंगली जानवरों या आपस में लड़ते देखना रोम के रईस लोगों का शौक था। लेकिन इस द्वंद्व युद्ध में ग्लैडिएटर्स को अक्सर सिर पर चोट लगती थी और कई लोग इसमें मारे जाते थे। गैलन इन ग्लैडिएटर्स के डॉक्टर के रूप में काम करते थे। तो उस समय उन्हें बहुत सारे दिमाग को पढ़ने का और उन्हें दिमाग के बारे में अध्ययन करना संभव हो पाया। इसके बाद गैलन ने मस्तिष्क की संरचना इसको लेकर कुछ अंदाज लगाया। भले ही यह गलत साबित हुआ होगा, लेकिन मस्तिष्क हमारी सभी संवेदनाओं और सुख दुख का कारण है, ये समझने का इसके लिए कामयाब रहे। गैलन ने शरीर पर होने वाले विभिन्न भावनाओं के प्रभावों को देखा और लिखा। दोस्तों, एक दिन उनके पास एक महिला मरीज आई तो उसने उससे बातें करते हुए एक पुरुष नर्तक का नाम लिया। उसका नाम सुनते ही उस महिला की नब्ज तेज हो गई और बाद में जब वो महिला दोबारा गैलन को मिलने आई तो गैलन ने जानबूझकर एक अनजान आदमी को कमरे में आने को कहा और अपनी बातचीत शुरू की। अनजान व्यक्ति का नाम लिया, लेकिन इन दोनों मामलों में उस महिला पर कोई असर नहीं हुआ। फिर कुछ दिन बाद वो महिला जांच करने के लिए फिर आई। तब उन्होंने गैलन के पास आई तो तब गैलन ने उस पुरुष नर्तक का नाम लिया जो पहले लिया था। इसका नाम लेते ही उस महिला की नब्ज धड़कन फिर से तेज हो गई। इससे गैलन ने पता लगाया कि उस महिला को प्रेम रोग, इसे लव सिकनेस हो गया। तो गैलन ने मन और शरीर के बीच जो संबंध है उसके बारे में जांच निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण छलांग लगाई। दोस्तों, ये था मेरे अध्ययन के अनुसार मन के बारे में इजिप्ट और ग्रीस के दृष्टिकोण। दोस्तों, आपको ये वीडियो देख के कुछ सीखने को मिला है तो ज़रूर लाइक करिए। आपको भी कुछ बताना है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जिनको भी साइकोलॉजी के बारे में नॉलेज लेना इंटरेस्ट है तो उन तक इस वीडियो को शेयर करिए। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में चैप्टर 2 के पार्ट 3 के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।